रोहन को आलिया पर गुस्सा आ जाता है। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। वो माँ को ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ता है कि अरे माँ, तेरे हाथ अभी तक इतने कड़े हैं, तूने इसका कोई इलाज नहीं किया? अरे बेटा, इसका कोई इलाज नहीं। वैसे भी मुझे कोई शर्म नहीं कि मेरे हाथ मुलायम नहीं है, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेहनत कर मैंने तुझे बनाया है बेटा। अगले दिन, माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो आलिया को बोलकर फोन करवा देना। रोहन के जाने के बाद, आप ना आज कमरे में ही रहिएगा, घर में पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही है, मैं उन लोगों के सामने आपको नहीं ला सकती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन तुम कहो तो मैं कुछ खाने को बना दूँ तुम लोगों की पार्टी के लिए। वो लोग सिर्फ कॉन्टिनेंटल या थाई फूड ही खाते हैं। कोई बात नहीं, कभी इंडियन खिलाने वाला कोई मिला नहीं होगा ना। मैं बनाकर कमरे में चली जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। आलिया के घर उसकी दोस्त आती है, पार्टी होती है। अरे वाह आलिया, ये क्या है खाने में? बड़ा ही स्वादिष्ट है यार, इसकी रेसिपी मुझे चाहिए। हाँ, और ये दाल, ओह माय गॉड, मैंने तो किसी 5 स्टार में भी ऐसी दाल नहीं खाई है यार, तो कुक को यहाँ बुलाना। अब आलिया घबरा जाती है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, माँ जी जरा बाहर आइए। आलिया की सास सिंपल सी साड़ी और गांव के अंदाज में आती है। अरे बहू, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या? बहू? अरे ये गांव से दिखने वाली औरत तुम्हें बहू क्यों बोल रही है? कौन है ये? वो हमारी नई नौकरानी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो सर झुकाकर जा ही रही होती है कि एक सहेली बोल पड़ती है। अरे कहाँ जा रही हैं माँ जी? वो उठकर उनके पैर छूती है। जीती रहो बेटा। क्या है ना, आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। पता है आलिया, मैं शहर पढ़ने आई और फिर शहरी हो गई, लेकिन मेरे माँ पापा तो आज भी गांव में रहते हैं, बिल्कुल इनके जैसे ही हैं। अब यहाँ बैठिए ना आंटी, आप सच में बड़ी खूबसूरत है और आपके हाथ का खाना तो लाजवाब है। काश ये मेरी सास होती। सभी सहेलियां सास को घेर कर बैठ जाती हैं और उनसे खाने की रेसिपी पूछ रही होती है कि तभी घर की बेल बजती है और रोहन आता है। अरे क्या बात है, आज आप लोग हमारे घर में? और ये लोग तो मुझे आलिया से ज्यादा माँ की सहेलियां लग रही हैं। क्या ये आपकी माँ है? लेकिन आलिया ने तो कहा कि ये उनकी नौकरानी है और इन्होंने भी नहीं बताया। वो नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके लिए बच्चों की इज्जत और उनकी खुशी सबसे पहले है। मुझे माफ कर दो, मुझे इन्हें तुम लोगों से मिलवाने में शर्म आ रही थी कि तुम लोग क्या कहती। अरे अब तो हमें शर्म आ रही है कि तुम हम लोगों की सहेली हो। हाँ, जो माँ जैसी सास को नौकरानी बोले वो हमारी सहेली नहीं हो सकती। ये बोलकर सभी वहां से जाने लगती है कि सास बोलती है, आलिया की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। उसने जो कहा उसके लिए मैं उसे माफ करती हूँ। अब तुम लोग भी उसे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने उससे दोस्ती तोड़ी तो फिर मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगी? नहीं नहीं आंटी, जरूर आएंगे, लेकिन अब आलिया की नहीं बल्कि आपकी सहेली बनकर। कि इस बात से लाल हो जाती है। वो रोंधे गले से कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मैंने आपके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है। ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही है। देखिए, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं मॉडर्न लड़की और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ
जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अर्पिता राकेश का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद राकेश की भाभी जो कि पूरी देहाती थी। ए राकेश, उठ, जब पानी भर कर ला और तेरी बीवी को बोल के चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब? और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती है और मुझे पढ़ने के लिए इस घर में रखा तो मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। अब तुम आ गई हो, अपने तरीके से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ, पर भाभी ही पूरे घर में रहती है। ठीक है, देखो अब। अर्पिता बाहर जाती है। सूट पहनी अर्पिता को देखकर जेठानी का पारा हाई हो जाता है। ए शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो, साड़ी। वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुंचो रसोई में। मेरे आगे नहीं चलेगा ये सूट बूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, आपने राकेश की पढ़ाई में मदद की, लेकिन ये मकान इनके पिताजी का है, तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ। मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। और ऐसा कैसे नहीं रहेगी? हाँ, और कौन बोला कि राकेश अलग हो जाएगा? वो अपने भाई के बिना नहीं रहता। आज देखिए तो, देखिए कल के आई छोरी क्या बोल रही है। राकेश के साथ बात हो गई है, मैंने ऊपर का हिस्सा राकेश को दे दिया है। उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, तो अच्छा है ना कि अब रसोई भी अलग हो जाए। अर्पिता राकेश की ओर फक्र से देखती है कि उसने अर्पिता के लिए स्टैंड लिया। अर्पिता बाजार में जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है। पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपने तरीके से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को राकेश ऑफिस से आता है। कुर्ता पैजामे में राकेश को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब ना बीवी को देना होगा, क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं। भाभी अपने पति का पैसा संभाले और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी भाभी आ जाती है। अरे देखो, बहुत हो गया। हाँ, अलग रहने तक तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो। अच्छा, हिसाब चाहिए? कितना पढ़ी हैं आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भाई हैं उनकी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगेंगे तो जरूर दे दूंगी भाभी। अरे देख, हाँ, अगर तूने पढ़ाई की है तो मैं भी अंगूठा छापना हूँ। अरे 5 की क्लास तक पूरी पढ़ाई की है, समझे? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गाँव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं, दोनों बहुत ही सीधे लोग। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में राकेश की गृहस्थी लगा दी। अब दोनों बेटे अपना अपना देख ले। छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत ही चालाक है माँ जी, ऐसी जबान चलाती है जैसे दर्जी कैंची चलाता हो। वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, ऊपर आ जाइए चाय पीकर। अरे बस बस, यही रहेंगे वो, क्योंकि बड़ी बहू मैं हूँ। हमेशा से इनके माँ बाबूजी मेरे पास ही आए हैं। चलिए माँ जी, आप ना किचन में खाना बनाइए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ और फिर साथ में खाना खाते हैं। जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर पर अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है। माना मैं छोटी हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि जेठानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो वही बात हुई ना, कल की आई को पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए, परिवार में प्यार से रहा जाता है, ना कि चालाकी से। अम्मा खाना कैसे बनाती, पहले ही गांव से थक कर आई हैं। हाय रे दया, तो मैं का बाजार से ऐस करके आ रही हूँ।
अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है और यहाँ मेरी फिक्र कौन करेगा। अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब राकेश घर आता है, अरे राकेश, तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में। ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था? राकेश बीवी की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ पहले पहनाने वाली नहीं थी ना। हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल सिल कर कुर्ता पहनाते थे उसका का? अरे तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अर्पिता सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रहे हैं कि फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानत ही ना है। बहू अब तो तुम ही समझाओ ससुर जी को। नहीं पापा, आप फ्रिज मत लीजिए। अरे वाह रे छोटे, खुद फ्रिज का ऐसे का मजा ले और इनकी माँ के पास फ्रिज भी ना हो। अरे देखा पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा यहीं रहेंगे मेरे पास। घर को घर सिर्फ मॉडर्न या गांव की सोच नहीं, बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी, और संस्कार अच्छे हो तो सब सही हो जाता है। अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा। अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियां बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाजत दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गाँव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आके मुन कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तो कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है, कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करिए अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जेठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना,
एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़ जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाते हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जेठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती है, आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूँगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू क्या सोच रही हो, खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी, ए ऊपर वाले हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीजों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीजें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है, ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू सातवें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटे तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो, खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं।
जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न